नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर। मैं दिनकर राणा जीडी पेपर का सलूशन कराने वाला हूं और जीडी पेपर में अब बहुत ही अलग अप्रोच होगी। देखो, इससे पहले अपन सीजीएल कर रहे थे, आरआरबी कर रहे थे, एनटीपीसी कर रहे थे। अब जो है एक जीडी का एग्जाम आता है और जीडी के एग्जाम की प्रोसेस है वो अलग होती है, एग्जाम पैटर्न अलग होता है एंड क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग होता है। इसलिए जो पर्टिकुलर जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, उनका ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इस जीएस पेपर के अंदर जो जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन को किस अप्रोच से अपन सॉल्व कर सकते हैं वो अपन अभी करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और मैं बता देता हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। सीजीएल आरआरबी के कंपैरिजन जब अपन करते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आएंगे। अगर हमें लास्ट जीडी का जो एग्जाम लगा था उसकी अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा स्टैटिक से क्वेश्चंस आए थे, तो हम उन्हीं पे ज्यादा फोकस इस बार करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और आपको बस इतना ध्यान रखना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और चीजों को ऑब्जर्व करने की आदत आपको अभी से ही डालनी पड़ेगी। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखते हैं क्या है। वरुण, पृथ्वी, अरुण और बृहस्पति। सबसे बड़ा जो ग्रह है बच्चों वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? बृहस्पति है, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बच्चों, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये तो लार्जेस्ट हो गया और स्मॉलेस्ट अगर आपसे बोला जाए तो स्मॉलेस्ट आपसे पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता है बच्चों? तो मरकरी होता है, मरकरी। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? मरकरी होता है। हम जिस प्लानेट पे रहते हैं वो है अर्थ। हम जिस प्लानेट पे रहते हैं वो कौन सा है बच्चों? अर्थ। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब मैं आपको यहाँ से स्टार के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ और प्लैनेट्स के बारे में बताता हूँ। अभी हमने जो देखा बृहस्पति को देखा और मरकरी को देखा, दो का नाम हमने जाना। अब आगे चलते हैं, चलिए आओ। सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम में क्या होता है बच्चा? सन बीच में होता है, बाकी जो ग्रह जो होते हैं इनके और पास चक्कर लगा रहे होते हैं। अब बात आती है कि जो सन है वो क्या स्टार है? स्टार की डेफिनेशन को हम समझते हैं। स्टार की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? स्टार होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है बच्चों। एक तो हीट का होना जरूरी है और एक जो होना है लाइट का होना जरूरी है। हीट बोले तो ऊष्मा और लाइट बोले तो प्रकाश। ये स्वयं से होने चाहिए बच्चों। अगर अपन अभी स्टूडियो में क्लास चल रही है, लाइट आ रही है मेरे ऊपर, तो आप बोलोगे सर ये भी स्टार है। नहीं, ये स्टार नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। जब उस सन जो है वो अपने आप से ही क्या हो रहा है? प्रकाशमान हो रहा है। अपने आप से जो चीजें प्रकाशमान होती हैं उनमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो हीट पाई जाती है और लाइट पाई जाती है। उसको बोलते हैं हम तारा। यानी कि सन भी एक क्या है बच्चों? तारा है। सन भी क्या है? एक तारा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसका छोटा सा परिवार है जिसमें हम सोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी एक ऐसा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन निवास करता है, जिसमें जीवन है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है उसका नाम है पृथ्वी। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जीडी में पूछे जाएंगे। जीडी का उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है मून। अब आपसे पूछा जाएगा कि मून की डेंसिटी क्या है? तो कंपैरिजन टू अर्थ से करते हैं तो 1/6 हो जाती है। अगर आपका पृथ्वी पे वजन 60 kg है तो यही वजन आपको मून पे कितना फील होगा? मात्र 10 kg होगा। तो ऐसे जो इजी वे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से? ये बात भी ध्यान रखिएगा कि भैया सोलर सिस्टम में, या अपन ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्स में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? मैं ऑप्शन दूंगा और आपको ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन देना भी जरूरी होता है। तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन अधिक पाई जाती है या हीलियम अधिक पाई जाती है? तो आपको दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करना है कि यूनिवर्स में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। इसके अलावा ये आता है कि भैया शेप के अकॉर्डिंग तो हमने देखा, शेप के अकॉर्डिंग क्या देखा भैया? सबसे बड़ा जो ग्रह था वो जुपिटर था और सबसे छोटा जो हमने पढ़ा वो मरकरी पढ़ा। अब बात यह आती है कि सन के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? सन के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सबसे पास का और सबसे दूर का। ठीक है, वीनस है, मरकरी है, कौन सा XYZ है, आपको ये चीज़ बतानी है कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज़ ये भी बतानी है कि सबसे यूरेनस है या नेपच्यून है, सबसे ग्रह, सबसे जो सन से सबसे दूरी पर जो ग्रह स्थित है वो कौन सा है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति हो जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लेखक कौन है? इसकी जो लेखक हैं वो हैं किरण बेदी।
कर्ण बेदी ने अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव जो था, लोगों के साथ शेयर किया कि कर्ण बेदी जो होती है ना, उपराज्यपाल होती हैं, उपराज्यपाल होती हैं कर्ण बेदी पुडुचेरी की। पुडुचेरी की क्या होती है बच्चों, उपराज्यपाल होती हैं। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहते हुए इन्होंने उस जीवन में, उस कार्यकाल के दौरान क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अनुभव किया, उस पूरे अनुभव को इस बुक में लिखा गया है, फियरलेस गवर्नेंस। किसने लिखा है, कर्ण बेदी ने लिखा है। अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव लिए, उस तरीके से उस पद पर रहते हुए, उन सभी अनुभव को इस बुक में लिखा है बच्चों। ये बात आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब एक दो बुक इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो देखो, ये जैसे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की जो पुस्तक है, वो लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल है बच्चों। इसके लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल है। ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, ये अभी हाल ही की बुक है, तो आपको जरूर याद रखनी है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी है, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने। दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस बुक को लिखते हैं, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा। एक है बच्चों द लेजेंड हो गया, एक है गांधी जी गवर्नर, ये लिखा था भैया यरलगडा लक्ष्मी प्रसाद ने। और एक और बुक आती है द सिनेमा ऑफ द सत्यजीत रे। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे को लिखने वाले कौन है बच्चों, भास्कर चट्टोपाध्याय। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, भास्कर चट्टोपाध्याय ने ये लिखा है। और ये चारों जो बुक हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सबको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद भी आपको यहाँ से करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, वहां किस नाम से इस कृषि को जाना जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक कृषि का नाम है मिश्रित कृषि, एक का नाम है पशुपालन, एक का नाम है दुग्ध कृषि, एक का नाम है ट्रक कृषि। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ट्रक कृषि। अब सर ट्रक कृषि क्या होती है, तो ट्रक कृषि वह कृषि होती है, ट्रक कृषि में बताओ क्या होता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि महंगी जो फसलें होती हैं, महंगी फसलें उत्पादन की जाती हैं, महंगी फसलें उत्पादन की जाती हैं। कैसे सर, बागवानी हुई, ठीक है, महंगी फसलों का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है सर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दूं, बागवानी फसलें, बागवानी फसलें जो ऑप्शन है बच्चों, या वाणिज्य, इन्हीं का दूसरा नाम है वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें। अब ये जो फसलें हैं ना बच्चों, ये एग्जाम्पल किसका है, ये ट्रक कृषि का है। ये एग्जाम्पल किसका है, ये ट्रक कृषि का है। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये जो ऑप्शन है या जो ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो ट्रक कृषि के। फिर सर मिश्रित कृषि क्या होती है, चलो मिक्स फार्मिंग के बारे में आपसे बताता हूँ। मिक्स कृषि क्या होती है बच्चों, मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि जो किसान लोग होते हैं ना, वो कृषि भी करते हैं साथ, और साथ में पशुपालन भी करते हैं, कृषि भी करते हैं और दूसरा काम क्या करते हैं बच्चों, पशुपालन। दोनों ही कार्य साथ कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, मिक्स। और भारत में हमारे में ज़्यादातर जो कृषि की जाती है मिक्स फार्मिंग ही की जाती है। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती है वो मिक्स फार्मिंग ही की जाती है, कि हमारे जो भारतीय किसान हैं कृषि का काम तो करेंगे, साथ में क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाया जा सके। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या था, पशुपालन कृषि। पशुपालन में सिर्फ क्या होगा, पशुपालन ही करेंगे हम लोग, गाय भैंसों का पालन ही करेंगे। इससे पता लगता है जैसे कोई भीड़ है, बकरियां हैं, ऐसे करके हम पशुपालन में जानवरों को ही अपने पास रखते हैं, जानवरों की ही पालना हम लोग करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। और एक और ऑप्शन है, वो क्या है, मिश्रित दुग्ध कृषि। वही है कि भैया जानवरों से निकलने वाले दूध का उत्पादन करना, दुग्ध का उत्पादन करना, दुग्ध का व्यवसाय करना, दुग्ध का व्यवसाय करना, व्यवसाय करना। तो इन कृषियों का ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये आप यहाँ से समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ। मिक्स फार्मिंग आई। मिक्स फार्मिंग मैंने बताया कृषि और पशुपालन दोनों साथ में होते हैं। पशुपालन में कहा जानवरों की पालना की जाती है, और जानवरों से निकलने वाले दूध का जो बिजनेस किया जाता है उसे दुग्ध कृषि हम लोग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिल चुका है, ट्रक कृषि। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है ट्रक कृषि का। ये यहाँ से आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तनाव या संपीड़न प्रतिबल को भी कहा जाता है, तो इसको अनुदैर्ध्य कहा जाता है बच्चों। क्या कहता है, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। आंसर इस क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से ये आंसर याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। पंथी नृत्य शैली भारत के राज्य से संबंधित है। पंथी जो नृत्य शैली है बहुत ज़्यादा फेमस की, स्टार बना लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो यह है छत्तीसगढ़ में बच्चों। जो पंथी जो नृत्य किया जाता है बहुत ही रंगीले कपड़े पहनकर किया जाता है, बहुत ही क्या किया जाता है, रंगीले कपड़े पहनकर ये किया जाता है। इसमें भगवान राम और दुर्गा की पूजा की जाती है, और सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है बच्चों। ये किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, सतनामी
समुदाय के द्वारा किया जाता है। पहली बात तो आपको यहां से ये याद रखनी है आपको, ठीक है। दूसरा, इसमें रंगीले कपड़े पहने जाते हैं, रंगीले कपड़े पहने जाते हैं, मतलब रंग बिरंगे, रंगीले से मतलब है रंग बिरंगे पहने जाते हैं। इसमें भगवान राम की पूजा की जाती है, भगवान राम की पूजा, और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इसके अलावा भी क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ में ये पंथी सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसके जो इर्द गिर्द के स्टेट है, छत्तीसगढ़ अलग किससे हुआ था, मध्य प्रदेश। तो कभी ध्यान रखना, अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो मध्य प्रदेश भी हम चूज कर सकते हैं, तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलो इसके अलावा चीज़ें डिस्कस करते हैं। केरल, केरल से 2 क्लासिकल डांस आते हैं, ये स्टैटिक के क्वेश्चन से बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और सबसे ज़्यादा जीडी में यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो केरल में 2 मुख्यतः क्लासिकल डांस आते हैं, वो कौन कौन से हैं क्लासिकल डांस, वो ध्यान से देखिएगा। वो है, एक तो है मोहिनीअट्टम, एक कौन सा है बच्चों, मोहिनीअट्टम है, दूसरा कौन सा है, कथकली। ये दोनों के दोनों कहां पर रिप्रेजेंट होते हैं, केरल को रिप्रेजेंट ये दोनों कर रहे होते हैं। पंजाब में कौन सा, जैसे गिद्दा हुआ, भंगड़ा हुआ, ये ठीक है। पंजाब के लिए आगे चलते हैं, आओ। पंजाब की अगर मैं आपसे बात करूं तो पंजाब में क्या याद रखना है आपको, गिद्दा याद रखना है आपको, भंगड़ा याद रखना है आपको, ठीक है, और एक टप्पा याद रखना। ये तीनों से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये फोक डांस से होने को तो, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि पंजाब को कौन से जो डांस है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक नाम आता है गिद्दा, आता है भंगड़ा, आता है टप्पा आता है, ये बात यहां से आपको ध्यान में रखनी है। एक और स्टेट कौन सी है बच्चों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं आपसे तो महाराष्ट्र में लावणी, महाराष्ट्र में लावणी है, लेजिम है, लावणी है, लेजिम है, ठीक है, तमाशा है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जो मैंने आपको ये 3 इधर बताए हैं, 3 इधर बताए, तो ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना कि कौन कौन से स्टेट को ये रिप्रेजेंट ये लोग करते हैं। आओ, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कागजी कर है। कागजी कर को हम बचाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है। तो इस कर में कौन कौन से कर आते हैं, जैसे कि संपत्ति कर होता है, इसको लोग ज्यादातर भरते नहीं, पता ही नहीं होता। उपहार, गिफ्ट कर, जैसे किसी की शादी हुई है, किसी की बर्थडे पार्टी है, उसमें आप लिफाफे में कुछ दे दिए 10-15 करोड़ रुपए, तो भैया वो तो गए। अब उसको टैक्स से बचाने के लिए ये कागजी कर होते हैं, इसमें टैक्स ज्यादा से ज्यादा बचाया जाता है। तो एक कागजी कर में दोनों आते हैं, संपत्ति कर भी आता है और उपहार कर भी आता है, क्योंकि संपत्ति को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। बोले नहीं सर, यहाँ तो हमारे यहाँ इतने के भाव चल रहे हैं, 100 हम गज खरीदते हैं, 100 स्क्वायर फीट का कोई जमीन खरीदते हैं, तो हमें पता होता है। नहीं, उसकी कागजी तौर पर डिटरमाइन करना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। टैक्स मिनिस्टर्स को टैक्स के जो कैलकुलेशन जो कर रहे होते हैं, उन्हें एक लेवल पे लेना होता है। जैसे आप लोग जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो रजिस्ट्री कराते समय क्या होता है कि 3 लाख के भाव चल रहे हैं 2 लाख का, लेकिन एक्चुअल में जो सेल हुई होती है उसे कई गुना हो रखी होती है, कि वो तो गवर्नमेंट की रेट होती है। तो उस तरीके से उस जमीन का डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो संपत्ति कर और उपहार कर जो है, दोनों के दोनों क्या है, कागजी कर है। तो ऑप्शन में देखो कहां है आप, बोथ, दोनों ही क्या है बच्चों, कागजी कर है। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है सर। आओ आगे चलते हैं। बुद्ध नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध जो थे वो किस गढ़ से संबंधित थे, किस कुल से आते थे, ये हमसे पूछा गया है। शाक्य गढ़ से संबंधित थे। ये कौन से बुद्ध की बात कर रहा हूं, भगवान बुद्ध की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो भगवान जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध किससे संबंधित थे, ये शाक्य से संबंधित थे। ठीक है, आपको मैं यहां से बता दूं, 2 सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, महायान और हीनायान, इनको लेके बहुत आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, महायान जो होता है, भगवान बुद्ध को भगवान ही मानता था। ठीक है, इनको इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, इन्हें ये दिव्य पुरुष बोला करते थे। तो महायान में क्या बोलते थे बच्चों, दिव्य पुरुष माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। लेकिन इसके अपोजिट हीनायन में इन्हें सामान्य व्यक्ति माना जाता है, सामान्य व्यक्ति माना जाता है। जो महायान वाले जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो हीनायन वाले जो लोग हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा में
विश्वास नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? ये यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। तो आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का? ए है बच्चों। ठीक है, बाकी आप बचपन की नॉलेज काफ़ी क्लास में अपन दे चुके हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पर बच्चों लेकर आया हूँ, जो सबसे ज़्यादा क्या है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है अभी। आइए, छठ पूजा उत्सव भगवान को, किस भगवान को समर्पित है? हाल ही में दिवाली निकली, दिवाली के बाद छठ पूजा, दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है। ये मध्य प्रदेश, बिहार मेनली, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले क्षेत्र में, असम तो नहीं होगा, जो बिहार के जो इर्द गिर्द का क्षेत्र आता है उसमें हर जगह ये छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है। झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान में सेलिब्रेट नहीं की जाती है। ये बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखना। ये छठ पूजा जो होती है, छठ मैया की पूजा होती है, इसमें छठ मैया की पूजा होती है, और सूर्यदेव, इसमें और किसकी पूजा होती है बच्चों? सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ मैया की पूजा होती है, सूर्यदेव की पूजा होती है। अब दूसरी बात, यह दिवाली के 6 दिन बाद आता है, दिवाली के 6 दिन बाद आता है। इसके अलावा ठीक है, 6 दिन बाद ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेन जो स्टेट है, बिहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में ये बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टेट आपको यहाँ से याद रखनी है, कौन कौन सी स्टेट में छठ पूजा मेनली सेलिब्रेट की जाती है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो 29 पर चलते हैं। बराकर निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदी है? बराकर जो नदी है वो है सहायक नदी दामोदर नदी की। ठीक है, दामोदर नदी की है। चलो, दामोदर नदी की सहायक नदी है। और बराकर नदी का जो माउथ है वो हुगली में जाकर मिलता है बच्चों। किस में जाकर मिलता है? हुगली नदी। और हुगली नदी एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि हुगली नदी जो है, हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता शहर बसा हुआ है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और आपको जब बंगाल की बात आई तो आपको बताना है कि बंगाल का सोरो यानी बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आपको एक और चीज बतानी है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस तरीके की जीडी में क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था? शीश महल बोले तो कांचों से बना हुआ महल, शीश महल बोले तो बच्चों कांचों से बना हुआ महल कौन निर्माण करवाता है? देखो, सवाई प्रताप सिंह कहाँ के रहने वाले थे भैया? अपने राजस्थान जयपुर के रहने वाले थे, तो पंजाब कभी गए नहीं थे ये तो। राणा कुंभा, ये आप चित्तौड़ में कुंभा महल को बनवाते हैं, ये भी राजस्थान से थे। महाराज नरेंद्र सिंह, ये भाईजान अपने महाराज नरेंद्र सिंह ने पंजाब में शीश महल का निर्माण करवाया था। पंजाब में शीश महल का निर्माण करवाया था बच्चों, शीश महल का निर्माण करवाया था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी है। और राजा मान सिंह को तो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो तीनों राज्य ये और ये ए बी डी तो राजस्थान से ही हैं। और आप ये आंसर ऐसे भी निकाल सकते थे कि भैया जो सी हैं वो पंजाब के हैं, पर्टिकुलर उन्होंने ही ये बनवाया था। और कुंभा महल की बात करता, कुंभा किला की अगर बात करता, कुंभलगढ़ किला जिसको बोलते हैं हम लोग, कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। ये बात आप इनके बारे में बच्चों याद यहां से रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। विश्व सफेद वैध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो वैध दिवस है वो मनाया जाता है बच्चों 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है बच्चों? 15 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन का संबंध कुश्ती के खेल से है? तो आओ देखते हैं। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। आज के टाइम पे तो भारत का एक बच्चा जानता है, क्योंकि इन्होंने एक एथलीट हैं और एथलीट होने के साथ साथ इन्होंने जेवलिन थ्रू को इतना पॉपुलर कर दिया कि हर बंदा आज जैसे क्रिकेटर बनना चाहता है उसी तरीके से जेवलिन थ्रू लगता है भाई अपन तो भाई भाला फेंक में ही जाएंगे। इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर एक अवेयरनेस लाई है एथलेटिक्स में, जो हमारे देश के लिए स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नीरज चोपड़ा हैं बिल्कुल, लेकिन ये जेवलिन थ्रू से संबंधित है। हमसे पूछा गया है रेसलिंग का, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं।
अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग से, हमसे फिर से रेसलिंग के बारे में पूछा गया। अब आप इन दोनों के बारे में बता दूं, भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 गोल्ड मेडल जिताने वाले जो भारतीय हैं वो कौन है, नीरज चोपड़ा एंड अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्या दिलाया था भैया, गोल्ड मेडल जिताया था। और गोल्ड मेडल भी किस में दिलाया था, शूटिंग में दिलाया था। गोल्ड मेडल भी किस में दिलाया था, शूटिंग में। इधर आओ नीरज चोपड़ा, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जेवलिन थ्रू में गोल्ड दिलाया था। और 2024 हाल ही में जो पेरिस में ओलंपिक संपन्न हुए उसमें इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर जीता है। इन्होंने क्या जीता भैया, सिल्वर जीता है। तो लगातार भी 2 जीतने वालों की सूची में ये आ चुके हैं। इनसे पहले पीवी सिंधु थी जो बैडमिंटन में पार्ट लिया था। तो अब है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था भैया, 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें, ओलंपिक में। अब बात ये आती है किस खेल से संबंधित है, ये रेसलिंग से संबंधित है। तो यही तो हमारा आंसर होगा, यही तो हमसे पूछा था। तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर हमारा हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा है। लाइफ ऑफ पाई जो उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति हैं वो हैं यान मार्टेल। यान मार्टेल ने भारतीय एक छात्र के बारे में, या एक छात्र तो नहीं बोलेंगे, एक किशोर के बारे में लिखा है। एक किशोर क्या होता है कि पानी में जहाज से जा रहा होता है विद बंगाल टाइगर, और वो क्या होता है, वो आपस में दोनों खो जाते हैं। उसके साथ वो समय व्यतीत करता है। उस समय व्यतीत के करने के बारे में इन्होंने, यान मार्टेल साहब ने पूरा का पूरा एक नोवेल लिखा है। तो इस क्वेश्चन का लाइफ ऑफ पाई का आंसर हो जाएगा सी। जलोढ़ मृदाओं का रंग जैसा होता है। जलोढ़ मृदा का जो रंग है बच्चों वो कैसा होता है, तो जलोढ़ मृदा का जो रंग होता है वो लाइट ग्रे एज ग्रे होता है, यानी हल्के धूसर से राख धूसर होता है। कैसे, ये जो जलोढ़ मृदा यानी एलोवियल सॉइल जो बनती है, एलोवियल सॉइल हमेशा उन जगह पर बनती है जहां नदियां बहती हैं, नदियां या झीलें होती हैं, झीलें पाई जाती हैं। झील तो हटा दो, झील से ज़्यादा सही नहीं, नदियाँ रखो आप। नदियाँ या नहरें, नदियाँ नहरें जब बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी लाती हैं, अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं और वह जमा हो जाती है, वही निर्माण करते हैं जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा में खादर बांगर भी बनते हैं, ठीक है, खादर और बांगर बनते हैं। ये जो हल्के दूसर जो मिट्टी होती है, ये जो एलोवियल जो सॉइल होती है मेनली उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में मिलती है। उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में, आप ऐसे कह सकते हो इसको, उत्तर प्रदेश बिहार और कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र होता है। तो इन क्षेत्रों में ये एलोवियल सॉइल ये मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वहीं नदियाँ ज़्यादातर बहती हैं। और ये बात आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। डी आंसर अपना हो जाएगा। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। ये जो स्थापना की थी वो 1887 में की थी, देव समाज की। ये जो था समाज में जागरूकता लाने का प्लान था। धार्मिक जो लोग थे, धार्मिकता के प्रति अवेयर करने वाला ये अभियान चलाया गया था। यानी जो शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना होती है। और देव समाज का उद्देश्य क्या था कि सामाजिक तौर पर लोगों को बढ़ावा देना, स्पिरिचुअलिटी धार्मिक चीज़ों में भी बढ़ावा देना था। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1887 में होती है। तो हमारा आंसर इज बी हो जाएगा। 36 नंबर का, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुविंदार आता है कि चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ है मुविंदार, एक चर्चा मिलती है हमें संगम के कविताओं में। अब उस मुविंदार का मतलब क्या है, मुविंदार का मतलब क्या वो आपको बताता हूँ मैं। एक्चुअली में जो आंसर है इसका हो जाएगा 3 मुखिया। अब 3 मुखियों का जो जिससे लिया गया वो क्या है, वो है 3 मुखियों का मतलब है 3 राजवंश। 3 मुखिया इट मीन्स क्या है बच्चों, 3 राजवंश हैं, चेर, चोल और पांड्या। इन 3 राजवंशों के बारे में ये बात करता है। इन्हें 3 मुखिया का दर्जा दिया गया, इन्हीं 3 मुखियों के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता जो दर है, लिटरेसी जो रेट है वो है 82.14। इस यहीं से अगर याद रखिए, फीमेल्स के बारे में पूछे तो फीमेल्स की आपको याद रखनी है 65.49।
अगर दोनों को कंबाइंड करते हैं तो भारत की कितनी आ जाती है 74 अप्रॉक्स आ जाती है। तो भारत की जो लिटरेसी रेट है वो है 74%, मेल की है तो 82 और फीमेल्स की है 65। अब ये आता है कि जनगणना सेंसस प्रारंभ कैसे होता है। मैं आपको कुछ डेट याद करवा रहा हूँ। एक तो है बच्चों 1749, एक है बच्चों 1790 और एक याद रखने हैं 18 और एक याद रखनी है आपको यहाँ से 1824, एक याद रखना है आपको 1872 और एक याद रखना 1881। ये आपको सेंसस के हिस्ट्री के बारे में बताएंगी। जैसे भारत के एनिशियंट टाइम पे मौर्य काल में हमें अवशेष मिलते हैं कि भारत में जनगणना हुई थी। मिडाइवल में चलते हैं तो 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमें अवशेष मिलते हैं, मुगलिया टाइम पर हमें ये चीज़ मिलती हैं। और मॉडर्न टाइम जो होता है अंग्रेजों के हम अंडर में काम कर रहे होते हैं, अंग्रेजों ने तो सुव्यवस्थित रूप से प्रारंभ कर ही दिया था। अब 1749 में क्या है सर, तो भारत में नहीं, ये विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। विश्व में क्या हुआ था, पहली बार मॉडर्न विश्व में जनगणना प्रारंभ होती है। वो कहाँ पर होती है, स्वीडन में प्रारंभ होती है। पहली बार जो जनगणना प्रारंभ होती है वो स्वीडन में होती है। पहली जो डिजिटल होती है, डिजिटल से मेरा मतलब है दशकीय जनगणना जो प्रारंभ होती है पहली बार यूएस में होती है, यानी कि अमेरिका में होती है। पहली दशकीय जनगणना सुव्यवस्थित जनगणना जो प्रारंभ होती है वो कहाँ होती है, 1790 अमेरिका में होती है। 18 में पहली बार जो जनगणना प्रारंभ होती है वो इंग्लैंड में होती है। अब बात ये समझ में आती है इंग्लैंड के बाद ही तो हमारे यहाँ पर होगी, क्योंकि हम किसके अंडर में काम कर रहे थे, इंग्लैंड वालों के, अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे। और 1824 में पहली बार अंग्रेजों ने 2 शहरों की जनगणना करवाई थी भारत में। एक शहर था प्रयागराज, एक शहर कौन सा था, प्रयागराज, और एक कौन सा था, बनारस। भारत में पहली बार मॉडर्न भारत की अगर आपसे पूछा जाए तो मॉडर्न भारत में सबसे पहले किन 2 शहरों की जनगणना होती है, प्रयागराज और बनारस। किसने करवाई थी, अंग्रेजों ने करवाई थी। और भारतीय सेंसस के जो जनक कहे जाते हैं वो हेनरी को कहा जाता है। 1872 में भारत में जनगणना होती है, ये लॉर्ड मेयो के टाइम पर होती है। और रिपन ने पहली बार सुव्यवस्थित तौर पर ढंग से जो जनगणना प्रारंभ होती है वो 1881 में प्रारंभ हो जाती है। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 2011 तक क्या है बच्चों, लगातार जनगणना भारत में हुई है। लेकिन 2021 में भारत में जनगणना नहीं हुई थी। और 2021 में जनगणना ना होने का जो कारण था वो क्या कारण था भैया, कोरोना पैंडेमिक था। कोरोना पैंडेमिक के कारण भारत में जनगणना नहीं हुई थी, कोरोना पैंडेमिक के कारण, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2025-26 रबी सीजन के लिए किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिकतम इजाफा या वृद्धि देखी गई है। अधिकतम इजाफा या वृद्धि जो देखी गई है वो देखी गई है बच्चों मस्टर्ड में। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, सरसों के अंदर वृद्धि देखी गई है। निम्नलिखित में से किस खेल में शटलकॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो शटलकॉक का इस्तेमाल किया जाता है बैडमिंटन में। और बैडमिंटन के 2 प्लेयर का आपको नाम याद रखना है, एक तो साइना नेहवाल, 2 प्लेयर्स का क्या नाम रखना याद रखना है आपको, एक तो बच्चों साइना नेहवाल और एक याद रखना है आपको पीवी सिंधु। साइना नेहवाल के बारे में एक बात याद रखना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक में। और पीवी सिंधु ने लगातार 2 मेडल जीते थे ओलंपिक में, एक तो जीता था ब्रॉन्ज और फिर जीता सिल्वर। ये बात आप लोग इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नायाब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई है, तो ये बंडारू दत्तात्रेय ने हाल ही में शपथ यहाँ पे जो नायाब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम बने हैं उनको ये शपथ दिलाई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो 20 क्वेश्चन जो कराए गए हैं, ये जो टारगेट जो कर रहे हैं हम लोग जीडी को टारगेट कर रहे हैं। कई बच्चे क्या होते हैं ना सर, हम अपर लेवल पढ़ेंगे, अपर लेवल से मतलब हम सीजीएल का लेवल पढ़ेंगे, हम एनटीपीसी का लेवल पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ से बता दूँ जीडी का डिफरेंस लेवल होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, बाकी सब्जेक्टों में भी ये सीन चलता है। तो आप लोग अगर जीडी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर जाएं। प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हम वही चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पर जो जीडी में चीज़ें आने वाली हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ही करना है। सो नाउ थैंक यू, धन्यवाद।